नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी पहले एक गाना आई थी। उस गाना का एक लाइन था, बातें हैं बातों का क्या। अर्थात मुंह से आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी वादे कर लीजिए, लेकिन वास्तविकता में उसको उतारने की आवश्यकता नहीं है, बस बातें ही करते रहना है। दरअसल आज के अंक की शुरुआत में इस बातें हैं बातों का क्या से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले करीब दो तीन महीनों से लगातार राहुल गांधी, लालू जी और उनके बेटे तेजस्वी यादव लगातार जातीय जनगणना, उसका प्रभाव और किस तरह से जातीय जनगणना के आधार पर जातियों को सम्मान मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सब तमाम बातें ये लोग कर रहे हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप प्रबुद्ध हैं और बैठकर सोचे तो वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। बरसों से ये लोग सताए जा रहे थे, इनके पास जो है अभी तक जो है सरकारी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए या सरकारी सहूलियतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बड़ा अच्छा लगता है। और बिहार के तर्ज पे झारखंड में भी जातीय जनगणना प्रारंभ होने वाली है। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार थी उन लोगों ने 2012 से अब तक उन लोगों ने जातीय जनगणना करवाई। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज तक उसका रपट जो है आम लोगों के बीच में नहीं लाया ही नहीं गया। पता नहीं क्यों लाया गया। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस उससे डर गई। अगर कांग्रेस डर गई तो फिर उसने जातीय सर्वेक्षण करवाया ही क्यों था? और अगर जातीय सर्वेक्षण करवा करके उसे अपने पास ही रखना था और उसे सार्वजनिक नहीं करना था, तो अब जो उसके सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो हर सभा में जातीय जनगणना और ओबीसी पिछड़ों की बात फिर क्यों उठा रहे हैं? वो क्यों पूरे देश में जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं, जब वो जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां पर जातीय जनगणना की जो रपट है उसको लागू नहीं करना चाहते या उसके आधार पे कोई योजना नहीं बनाना चाहते हैं। ये तो बड़ी अजीब विचित्र सी स्थिति है। बड़ी अजीब विचित्र सी स्थिति है कि आप सभा में तो जातीय जनगणना और जाति उद्धार की बातें करें, लेकिन जब उसको धरातल पर उतारने का समय आवे तब आप पीछे हट जाएं। मामला है राज्यसभा के चुनाव का। बिहार में पिछले दिनों छह राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हुआ। उसमें से 2 सीट जो है भाजपा के खाते में गई, 2 सीट राजद के खाते में गई और एक सीट जेडीयू और कांग्रेस को मिली। अब ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पिछड़े ओबीसी जातियों की, अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया ये कि सबसे पहले आप आते हैं राजद के सबसे बड़े झंडा लेके चलने वाले जाति जनगणना की, ये लालू जी की पार्टी है। और आजकल उनके पुत्र जो है तेजस्वी यादव जी, वो भी इसको लेकर के काफी जो है क्रांतिकारी मूड में है। हर सभा में जाकर के वो इसकी बात करते हैं। तो जो उनके पास 2 सीट आई, तो पहला सीट तो उन्होंने मनोज झा को दे दिया, वो मैथिल ब्राह्मण है। दूसरा सीट उन्होंने अपने यदुवंशी संजय यादव को दे दिया। अब आइए कांग्रेस पे। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, तो उन्होंने अपनी वो सीट भूमिहार जाति के अखिलेश प्रताप सिंह को दे दी। अब जो सो बात आई जेडीयू की। उम्मीद किया गया कि भाई जेडीयू जो है नीतीश बाबू की पार्टी, ये भी तो जातीय जनगणना में काफी उछल रही थी। इन्होंने अपना सीट फिर एक ब्राह्मण को दे दिया, संजय झा को। तो ये तो रही स्थिति दोस्तों। जब सीट देने की बारी आई तो इन पार्टियों ने क्या किया, और ये सबके सब मिल करके भाजपा को गाली बकते रहते हैं कि भाजपा जो है जातीय जनगणना के खिलाफ है, भाजपा जो है पिछड़ी जातियों को उसका अधिकार नहीं देना चाहती है, जो उसको आरक्षण मिला उसको खत्म करना चाहती है। अब भाजपा ने बिहार में क्या किया? भाजपा को 2 सीट मिली थी दोस्तों। तो पहला सीट उन्होंने भीम सिंह को दिया। अब भीम सिंह जो है
ये चंद्रवंशी समाज से आते हैं, अति पिछड़े चंद्रवंशी समाज से आते हैं। और दूसरा सीट उन्होंने, एक महिला है, उनका नाम है धर्मशिला गुप्ता, ये तेली समाज से आती हैं, ये भी जो है अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं। तो भाजपा ने तो कथनी और करनी, जो इनके जो जेडीयू हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सबके कथनी और करनी में क्या फर्क है, वो तो राज्यसभा में जिन लोगों को उन्होंने सीट दिया उससे काफी स्पष्ट हो गया। जो भाजपा जिसको आप कहते हैं कि ओबीसी विरोधी है, उसने तो दोनों सीट जो अति पिछड़ों को दे दिया, और अति पिछड़ों को ही नहीं दिया दोस्तों। भाजपा ने अपने 40 साल के राजनीतिक इतिहास में बिहार से पहली बार एक पिछड़ी जाति की महिला को टिकट दिया। आज तक राज्यसभा में बिहार से भाजपा के टिकट पे कोई महिला नहीं पहुंची थी। ये पहली महिला है धर्मशिला गुप्ते जो राज्यसभा का मुंह देख पाई। तो ये तो दोस्तों बात हुई बिहार की, कथनी और करनी। बातें हैं, बातों का क्या, अरे चमड़े का जवान है, कुछ भी बोल दो, चमड़े का जवान है, कुछ भी बोल दो। और दूसरे ये जितने भी समाजवादी हैं, जितने भी समाजवाद के नाम पे अपना झंडा, अपना पार्टी चलाते हैं, इन सब का इतिहास ये है। ये सब एक जाति विशेष की पार्टी है, और जब मलाई बंटवारे का समय आवेगा, कहीं पे कुछ मिलने का समय आवेगा, तो अपने जातियों को आगे कर देंगे। अब मनोज झा जो हैं वो राजद की मजबूरी है। वो मजबूरी क्यों है? एक तो तेजस्वी यादव के सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार है, दूसरे उनका इतिहास तेजस्वी यादव से शुरू नहीं होता है। वो लालू यादव के बैग ढुआया करते थे, और इनके परिवार के अन्य सदस्य राबड़ी देवी को भी सेवा दिया करती थी। तो ये उसी तरह से होता है जैसे आप अन्य राज्यों में देखते हैं कि बहुत सारे सांसद हुआ करते थे, उन्होंने अपने ड्राइवर को बाद में टिकट दिलवा दी, फिर वो भी सांसद बन गया। नाम नहीं लूंगा, गुना मध्य प्रदेश का इतिहास वही है, राजा और ड्राइवर की ही कहानी वहां पर भी है। तो यही कहानी सब जगह है। मनोज झा वाकई विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उनकी राजनीतिक औकात जो है ये नहीं है कि वो एक ग्राम पंचायत का, हो सकता है जिस गांव से आते हैं उस गांव का जो पंचायत का चुनाव होता है उसको जीतने की उनकी हैसियत नहीं है। उन्होंने जो हैसियत बनाई है वो सिर्फ लालू परिवार की सेवा करके बनाई है, और उनको ये दूसरा टर्म जो राज्यसभा में भेजा जा रहा है। इसलिए आप इसको जो है सो ये जाति पे मत जोड़िए, ये उनको भेजना ही भेजना है, क्योंकि लिखाई पढ़ाई के लिए वो क्लर्क तो चाहिए, वही मनोज झा है। अब आते हैं झारखंड में। अब झारखंड में स्थिति दोस्तों ये है कि यहां पर 21 मार्च को 2 राज्यसभा के सीटों का चुनाव होने वाला है, और जिस प्रकार का समीकरण उसमें बहुत ही स्पष्ट है कि एक सीट जेएमएम को जाएगी और एक सीट एनडीए या समझिए कि भाजपा जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। तो जेएमएम ने तो स्पष्ट कर दिया, वो अपना अल्पसंख्यक कार्ड खेल चुकी है, उसने सरफराज अहमद को टिकट दे दिया है, और वे 11 तारीख को नॉमिनेशन अपना फाइल करेंगे, और ये मान के चलिए कि सरफराज अहमद राज्यसभा पहुंच गए। लेकिन उनको भी जो है स्वामी भक्ति का ही पुरस्कार मिला है। कैसे? ये गांडे जो गिरिडीह का एक विधानसभा सीट है, वहां के ये एमएलए थे, इनका बहुत पुराना राजनीतिक इतिहास है, पहले कांग्रेस में भी हुआ करते थे, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तो एक समय ऐसा लगा हेमंत सोरेन को कि वो जेल चले जाएंगे, और उन्होंने ये सोचा कि वो अपने स्थान पे अपनी पत्नी को सीएम बनवा देंगे, मुख्यमंत्री बनवा लेंगे। तो चूंकि कल्पना सोरेन जो है वो झारखंड के मूलतः रहने वाली है नहीं, तो वो किसी रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती थी। तो उनके लिए गांडे सीट को खाली करवाया गया, और सरफराज अहमद को सिर्फ एक बार कहा गया या इशारा किया गया, और हेमंत सोरेन के उस इशारे पे उन्होंने एमएलए पद से अपना त्यागपत्र दे दिया। तो स्वाभाविक है कि इतनी स्वामी भक्ति के बाद तो राज्यसभा में उनको भेजा जाना चाहिए था, और भेजा जाना चाहिए भी, क्योंकि उन्होंने तो कम से कम अपनी भक्ति दिखाई। लेकिन जो जेएमएम का जो शीर्ष पर जो कोठरी बैठा हुआ है वो तो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। वो न तो आदिवासी समाज से आता है और ना ही वो किसी काम का है। वो या तो पैसा गिनना जानता है या गेटिंग सेटिंग में ही लगा रहता है, न तो इस पार्टी के विस्तार में उसका कोई योगदान है। और आज सूरज सिंह बेसरा झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे हैं और झारखंड पार्टी के वो हैं अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात स्पष्ट किया कि हेमंत सोरेन जो आज जेल में है,
या जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आज नेतृत्व विहीन हो गया है, उसका मुख्य कारण यह है कि ऊपर का जो कोटरी है उसमें कोई आदिवासी नहीं है, और जो गैर आदिवासी भी हैं उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि वो जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की आज ये स्थिति है, और वो नेतृत्व विहीन, नेता विहीन जो है पार्टी बनकर रह गई है। हालांकि सूर्य सिंह बेसरा की अपनी राजनीति है, बेचारे एक बार एमएलए बने और वो भी बीच में झारखंड आंदोलन का त्याग पत्र दे दी, उनको पेंशन तक नहीं मिलता बेचारे को विधायक का, बड़ी स्थिति उनकी भी ठीक नहीं है। लेकिन सरल व्यक्ति हैं, सभ्य आदमी हैं, तो उन्होंने सभ्य शब्दों में जो अपनी बात रखी है। अब आते हैं भाजपा पे, जिस राज्यसभा सीट के बाद अब दूसरा सीट जो है झारखंड में, वो लगता है कि भाजपा किसी को जिता लेगी। अब यहाँ पे भाजपा से दो नाम भेजा गया है, एक नाम है अरुण उरांव का और दूसरा नाम है आशा लकड़ा का। आशा लकड़ा रांची के मेयर रही हैं और युवा हैं और काफी जोशीली नेता हैं, उनसे काफी उम्मीद है। और ये जान लीजिए कि जो दूसरी पंक्ति की जो नेता हैं उनमें वो सबसे प्रमुख भाजपा की नेता है, सबसे प्रमुख भाजपा की नेता, और उनका भविष्य काफी सुनहरा है। जहां तक बात रही अरुण उरांव को, आईपीएस थे और अभी भी वो जो है सो जो कुछ जनजातीय सेल लोग रहे बीजेपी के उसमें वो हैं, और उनको लाया जा रहा है और उनको यहां से राज्यसभा भेजा जाएगा, वो ठीक है। उनकी ये जो अरुण उरांव हैं, इनके पिता जो थे कार्तिक उरांव, वो भी काफी महान, जिसको आप कहेंगे कार्तिक उरांव तो उनके ससुर हुए, गीताश्री उरांव के पिताजी हुए। तो गीताश्री जो है वो इनकी पत्नी है, वो मंत्री भी रही और कांग्रेस में, अभी भी कांग्रेस में है, और बीच में शायद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन अब वो फिर से कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं। स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट होने के बाद मैं अगले अंक में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो यहां से जो भी जाएगा राज्यसभा वो आदिवासी समाज का ही होगा। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि हम यहां से जिसको भी भेजेंगे वो आदिवासी समाज से जाएगा, क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। इस राज्य का निर्माण ही आदिवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए किया गया है, और वहां से भी अगर आप किसी आदिवासी को ना भेजें तो बड़ा अजीब सा लगता है। हालांकि भांजी मारने के लिए स्पाइस जेट के हरिहर महापात्र हैं, इन्होंने 1100 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया था स्पाइस जेट में, तब से वो काफी चर्चा में आ गए थे। तो सुना गया कि उन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर खरीद लिया है। उनको सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ विधायकों का समर्थन भी है, और ये झारखंड का इतिहास रहा है। यहाँ पे क्रॉस वोटिंग का इतिहास रहा है। आपको एक दोस्तों एक चीज बताऊं कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग में अगर आप कोई क्रॉस वोटिंग करता है तो उसके खिलाफ जो है दल विरोधी कानून लागू नहीं होता है, अर्थात उसको दल विरोधी कानून के तहत पार्टी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। तो होता यह है कि कोई भी अंतरात्मा के आवाज पे, सूटकेस के आवाज पे, ब्रीफकेस के आवाज पे किसी को भी वोट दे दे, आप कुछ कर नहीं सकते। पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, वो दुखी होगी, हो सकता है अगले चुनाव में उसको टिकट ना दे या जो भी करे, लेकिन ना तो आप व्हिप जारी कर सकते हैं अपने विधायकों पे। जेएमएम है, वो अपने विधायकों पर व्हिप जारी नहीं कर सकती कि आप अमुक व्यक्ति को ही वोट दीजिए, ना ही बीजेपी ये कर सकती है, अर्थात कोई भी किसी को ही वोट दे सकता है। जैसा कि अभी कर्नाटक में वहां पे भाजपा का एमएलए जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, उत्तर प्रदेश में जो सपा के बहुत सारे विधायक थे उन्होंने जो सो भाजपा के कैंडिडेट के पक्ष में वोट किया। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि न तो आप व्हिप जारी कर सकते और ना ही राज्यसभा का चुनाव जो है दल विरोधी जो कानून है उसके अंतर्गत आता है, तो आप किसी को पनिश भी नहीं कर सकते। तो ये तो इतिहास है। ये तो बात रही दोस्तों झारखंड और बिहार की राज्यसभा की। चमड़े का जवान है, कुछ भी कह लो और सीधे कहो कि भाई बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन दोस्तों बात यहीं पे रुकी हुई नहीं है। लोकसभा का चुनाव निकट है, और लोकसभा का चुनाव निकट होने के कारण दो सीट की बात करूंगा बिहार की। एक है जमुई सीट, और जमुई सीट पे अभी जो चिराग पासवान वहां से सांसद हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही संभवतः वो जमुई सीट से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जमुई सीट से जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अब जो सभी जो एनडीए के जितने भी दल है, जेडीयू है, मांझी जी हैं, सबके जो है माछी खिल गई। अब इसमें सबसे आगे अशोक चौधरी, वो चाहते हैं खुद, नहीं तो अपनी बेटी को वहां से चुनाव लड़वावें। उसके बाद है जो
चौधरी साहब थे जो पूर्व में जो सो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, वो भी चाहते हैं। स्मृति पासवान हैं, डीआईजी की पत्नी हैं, पूर्व डीआईजी थे उनकी पत्नी है, इनकी मांचे खुल गई, ये भी जो सो लगा रहे हैं चक्कर। और एक आईपी सिंह है, आईपी सिंह अधिकारी हुआ करते थे और ये वहीं का स्थानीय एक पान जातीय पान समाज से आते हैं। ये भी लगे हुए हैं दिल्ली दरबार में कि किस तरह से टिकट मिल जाए। तो एक अनार 100 बीमार, सबको वो टिकट चाहिए, क्योंकि भाजपा का वहां पे कोई स्टैक नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो है चिराग पासवान जो है वहां से सांसद हैं। तो वहां पे वो कोई भी अपनी जो कहते हैं ना कि हमको ये दे दो, वो वहां पे भाजपा नहीं कर रही है। तो ये सारे के सारे दल चाह रहे हैं कि वो सीट हमको मिल जाए। दूसरे से इधर जहानाबाद की, यहाँ पे लालू यादव जी फंसे हुए हैं। अब जहानाबाद जो है उसमें 6 विधानसभा है। अब उस 6 विधानसभा में से 4 आज के तारीख में आरजेडी के पास में और 2 सीपीआई माले के पास में। अब माले जो है इस सीट पर दावा कर रही है कि भाई ये सीट हमको जो है गठबंधन के अंतर्गत जो है ये सीट जो सांसद का हमको दिया जाए लोकसभा चुनाव के लिए। अब अगर लालू यादव ये सीट उसको नहीं देते हैं तो गठबंधन में खटास आ जाएगी, और अगर दे देते हैं तो भाई जिसके 4 विधायक वहां से हों और वो अपना सीट किसी को थाली में पड़ोस के दूसरे को दे, राजनीतिक रूप से ये सही बात नहीं होगी। तो ये 2 सीट जो है बिहार का वो मैंने फंसा हुआ है, और देखिए कि इसमें से किस पार्टी को और किस व्यक्ति को ये लोकसभा की सीट मिल पाती है। और इसी तरह से मैदान तो होगा हाजीपुर सीट भी, लेकिन हाजीपुर सीट जो है दरअसल कहीं पारस जो है इसके कारण, अपने जिद के कारण जो है मूर्ख ना बन जाए, क्योंकि हो सकता है, और मैं ये कह रहा हूं, कुछ मेरे पास भी खबर है तब मैं ये कह रहा हूं कि पारस को सिर्फ और सिर्फ हाजीपुर का सीट दिया जाए कि आप लड़िए वहां से, और जो 6 या 7 सीट जो मिलना है इसके रामविलास जी के पार्टी को, वो सबके सब चिराग पासवान को मिल जाएगी। तो अपने जिद के कारण जो पारस हैं, चिराग पासवान के चाचा हैं, वो हो सकता है अपना सब कुछ खो दे। अधिक से अधिक क्या होगा कि वो अगर उस सीट को जीत भी लेंगे तो क्या होगा, उनको मंत्री या तो बना दिया जाएगा, या हो सकता है कि अगली बार उनको मंत्री भी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान उभरते हुए सितारे हैं। उनकी जो है बिहार में अपनी एक पकड़ है। वो मैंने जब उनके बुरे वक्त थे तब भी वो जो सो ठीक ठाक वोट जो है प्रतिशत वोट पाए जाते हैं, और नीतीश कुमार को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो चिराग पासवान का है। और प्रधानमंत्री मोदी भी चिराग पासवान को अपने पुत्र के समान जो है सम्मान देते हैं। तो इस स्थिति में चिराग पासवान पाएंगे, खोएंगे कुछ नहीं, लेकिन जो पारस हैं वो हाजीपुर सीट के चक्कर में, सिर्फ हाजीपुर सीट के चक्कर में संभवतः अपना सब कुछ गंवा देंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, अच्छा लगता है, आपके आशीर्वाद से ही तो ये वीडियो मैं बनाता हूं, और तभी तो ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।